Students, in the previous class we were discussing about the partnership form. Various concepts we have discussed in partnership form, like merits of the partnership form business, team merits, features we have discussed, various types of partnership form, and the various type of partners also we have discussed. Now in this concept, in this topic, today's topic is regarding partnership only, but I am discussing about the partnership deed. So initially when I was explaining about the partnership, I told you that registration of the partnership is not compulsory. Registration of the partnership is not compulsory. And second point, I told you the agreement between the partners, can be oral or in written. So what it indicates actually? So when you talk about the partnership form, when you wanted to start a partnership form, there must be an agreement between the partners as per the definition. हमने definition में already discuss किया कि two or more partners. It's an agreement between two or more partners to do a legal business and to share the profits in future. यानी two or more partners के बीच में agreement होती है, and this agreement can be it's oral या रिटर्न. सो ओरल का मतलब है कि दे विल अग्री फॉर ओनली ओरल कंडीशंस. मोदी ने डिस्कस करेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बस बातों से ही बोलेंगे, कहीं लिखेंगे नहीं. देर वोंट बी एनी रिटर्न अप्रूवल, रिटर्न डॉक्यूमेंट. एंड दिस डिपेंड्स ऑन ओनली ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. एंड अर्लियर ऑल्सो आई टोल्ड यू, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैव ऑन अदर्स बिकॉज टू डिफरेंट पीपल जॉइन टुगेदर. सो कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन द केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट, देन हम लोगों को एक डाउट भी आएगा कि अगर पार्टनरशिप में ओरल एग्रीमेंट हो गया और कॉन्फ्लिक्ट आया तो कैसे होगा. सो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज लेड डाउन सर्टेन प्रोविजंस दैट इफ द रिटन एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल देन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर एप्लीकेबल. यानी रिटन एग्रीमेंट अगर आपके पास नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस है, उस एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस है विच आर अप्लीकेबल टू दिस पार्टनरशिप फॉर्म विच हैव ओरल एग्रीमेंट. बट इफ दे हैव ऑलरेडी रिटन एग्रीमेंट देन एज पर द रिटन एग्रीमेंट द प्रोविजंस आर अप्लीकेबल. सो यहाँ पे ओरल और रिटन देने का मकसद यही था कि अगर आप ओरल है, आप लोग कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो गुड, बट इफ़ द ओरल है और कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है then you have to refer to the provisions of Partnership Act 1932 to resolve your conflicts. But if it is a written agreement and still if you get conflict, then the provisions of this written agreement are applicable to resolve your conflicts. So यही हमारा डिस्कशन था पहले. तो इस written agreement के लिए when you wanted to write down all these things, the document containing the terms and conditions of the partnership agreement is called as पार्टनरशिप डीड. यानी पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लिख के जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड. सो पार्टनरशिप डीड यानी रिटन एग्रीमेंट जब करवा रहे हैं हम, सो वी शुड राइट इन ए डॉक्यूमेंट एंड द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. और इस डीड को, पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कह सकते हैं. और इसमें ऑल दी कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट विल बी लेड डाउन. कंडीशंस, टर्म्स, कैसे पार्टनरशिप करना है, नेम एंड एड्रेस क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर क्या है, नेचर क्या होगा, लोकेशन कहाँ रहेगा, कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना है, इंटरेस्ट कैपिटल लेना है या नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है या नहीं लेना है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और अमाउंट कैसे विदड्रॉ करेंगे. ये सब अप्लीकेबल प्रोविजंस पार्टनरशिप डीड में होते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एंड ऑल दीज डिटेल्स विल कंटेन इन पार्टनरशिप फॉर्म. सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज दैट रजिस्ट्रेशन. आई टोल्ड यू एज इट इज़ नॉट कंपल्सरी. लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन अगर हम नहीं करते हैं तो व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेस. यानी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, तो अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज़ नॉट कंपल्सरी. दैट मीन्स यूर विश, तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो. बट
before going for registration or not, you should see what are the consequences of not registration. अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? तो सिंपल, अगर नॉन रजिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली लीगली वैलिड नहीं रहेगा. तो पार्टनर्स के नॉट फाइल एनी सूट अगेंस्ट द फॉर्म. कोई भी पार्टनर फॉर्म के ऊपर केस नहीं डाल सकता अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया. या फॉर्म के नॉट फाइल अगेंस्ट द पार्टनर्स, एंड इवन द पार्टनर्स के नॉट फाइल अगेंस्ट ईच अदर फॉर एनी कॉन्फ्लिक्ट. यानी पार्टनरशिप लीगली माना ही नहीं जाएगा, तो आप एक दूसरे पे केस नहीं डाल सकते हैं. दिस इज़ व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस व्हाट यू हैव फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर आप नॉन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यही कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ेगा. बट इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, देन व्हाट इज़ अ प्रोसीजर? सिंपल प्रोसीजर है. आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ को, रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को, रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स को. तो रजिस्ट्रार एक पर्सन बैठेगा. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न के तहत ही विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा. आप जो एप्लीकेशन देंगे, यू हैव टू स्पेसिफाई योर पार्टनरशिप नेम, लोकेशन कहाँ होगा, नेम ऑफ द पार्टनर्स कौन होंगे, एंड व्हाट बिजनेस यू वांट टू डू, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स. सो ये सब हम, ड्यूरेशन कितने दिन के लिए होगा आपका बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर्म का ड्यूरेशन क्या होगा, इफ़ एनी. अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो जनरल पार्टनरशिप में तो ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि जनरल हैज़ अनसर्टेन पीरियड. सो ये सारी चीज़ यू हैव टू स्पेसिफाई इन दिस, एंड वंस यू स्पेसिफाई, द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार. ही इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर एज यूजुअल, और इन्वेस्टिगेशन के बाद इफ़ इट इज़ फाउंड ट्रू, यानी अगर सही लगा उसे, तो immediately he will go for registration. So this is what we call as the partnership form registration. So एक certificate दिया जाएगा, and the certificate is said to be as we can call that certificate as what you call as like a proof evidence of existence of the partnership form. So पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है, ये तो हम डिस्कस किए कि नहीं है. बट नॉन रजिस्ट्रेशन में कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इफ़ यू डोंट रजिस्टर, यू कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट योर पार्टनर. यानी अगर दो पार्टनर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तो यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. सो दैट इज़ अ रीज़न it is better always, if you want to establish a business with a huge investment and huge activities, better to go for registration. छोटा मोटा काम कर रहे हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट की कोई भी स्कोप नहीं है, तो इट्स बेटर नॉन रजिस्ट्रेशन. सो अपना इंटरेस्ट है, यू कैन गो आइदर फॉर रजिस्ट्रेशन और फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन. बट कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि कोई एक दूसरे पे केस नहीं कर सकता. अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर. You have to put an application for registration indicating all the details. Then second step, the registrar will investigate and find out what are the details, whatever the details provided are true or not. Then he will issue a certificate after satisfying with the details provided. Then the certificate is an evidence of your registration. So this is the partnership forms registration cases. Now we will discuss about the next type of business, that is cooperative societies. So we had already done with sole proprietorship, and the second one we discussed about Hindu Undivided Family, HUF, and the third type of business we have discussed about the cooperative partnership form. Now we are discussing about cooperative societies. So what is cooperative society? To understand you this concept, to make you understand this concept, I'll take an example that suppose हम लोग कुछ खरीदना चाहते हैं, if at all you wanted to buy, basically how you are going to buy it. We know that in normal what happens is a manufacturer produces a product, and from the manufacturer it will go to the wholesaler, whoever is available in the market, or it will go to a dealer, we call it as a dealer or a agent. From the wholesaler it will go to retailer, and from there it will come to the customers. Now there are
various middle people are working in between the manufacturer and the customer. So there may be a chance that the product may come to the customer with a high price. So to avoid and to get a reduction in this price, customers forms a group. The customers of similar users, like similar users or similar interest customers, will join as a group and directly have a contact with the manufacturer to get the product, to avoid the expenses and commission whatever are spent by the middleman. तो इससे क्या होता है कि जो भी गुड्स हम यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वी आर डायरेक्टली गेटिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, हेंस इट विल गेट एट अ लेसर कॉस्ट. So these people, whoever are forming an association, they should form an association, and this association registration is compulsory, and this association is referred to as cooperative societies, and cooperative societies registration is compulsory as per the Cooperative Societies Act 1912. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के 1912 के आधार पर इसे रजिस्ट्रेशन करना होगा. एंड हियर द पीपल विथ कॉमन इंटरेस्ट विल जॉइन टुगेदर. इसमें मिनिमम 10 अडल्ट पीपल होना चाहिए टू फॉर्म दिस बिजनेस. देयर शुड बी ए मिनिमम 10 अडल्ट पर्सन शुड जॉइन द हैंड्स. और इनका मेन पर्पस है कि सर्विस. देयर मेन पर्पस इज़ नॉट टू अर्न द प्रॉफिट. सो जितना भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. अपना जो ग्रुप के मेंबर्स है, मतलब कॉमन इंटरेस्ट पीपल विल जॉइन टुगेदर एंड दे वांट टू सर्व टू दिस कॉमन इंटरेस्ट पीपल. अपने इंटरेस्ट के लिए हम सर्व करने के लिए, एक दूसरे को सर्व करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, एंड दैट एसोसिएशन हैज़ टू बी रजिस्टर्ड under the Cooperative Societies Act 1912. So for registering there must be 10 adult people and it must be registered under the Cooperative Societies Act 1912. और इनका मेन पर्पस है एक दूसरे को हेल्प करना है. So the basic the rule of this particular cooperative societies is based on the principle each for all and all for each. Self help through mutual help, ये इसका प्रिंसिपल है. That means each for all for each. This is the rule of, this is the principle on which they work. यानी each for all, यानी every person should work for all और all person should work for each and every member's benefit. यही हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का रूल है. सो इस रूल में जनरली हम एक दूसरे का हेल्प करते हैं, इसलिए सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, यानी हमारा खुद का हेल्प हमारे सब मेंबर को मिल के साथ में हेल्प कर लेना. सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प. These are the principles based on which these cooperative societies work. So motive is to serve. Now let us see the features of cooperative society. इसमें एक है वॉलंटरी एसोसिएशन है ये, इसलिए मेंबरशिप भी वॉलंटरी है. यू कैन नॉट फोर्स एनीबडी टू ज्वाइन, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसमें मेनली द पीपल हु हैव ए कॉमन इंटरेस्ट विल जॉइन द हैंड्स. और जो वॉलंटरली एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है और उनके इंटरेस्ट से. सो दैट इज़ द रीज़न मेंबरशिप इज़ नॉट कंपलसरी, द वॉलंटरी है. और लीगल स्टेटस, इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसोसिएशन. सो इलीगल एसोसिएशन. सो टू गेट ए लीगलिटी ऑफ दिस एसोसिएशन, द लीगल स्टेटस, रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी. और इस रजिस्ट्रेशन, इस सोसाइटी का और एक फीचर है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज़ लिमिटेड. सो इन द अर्लियर केस व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट सोल ट्रेडर में अनलिमिटेड, पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड, HUF में कर्ता का लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड ऑल अदर मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड. बट whereas in this
cooperative societies, the liabilities of the members is limited. And now when you talk about the control, in the case of cooperative societies, एक particular rule पे ये work करते हैं कि one member one vote, यानी एक मेंबर को एक ही वोट दिया जाएगा जितना भी कंट्रीब्यूशन वो करे, जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस एसोसिएशन इज फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ऑफ द मेंबर्स बाय वे ऑफ शेयर्स इशू करते हैं और शेयर्स के ज़रिए वो कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मेंबर को एक ही वोटिंग सिस्टम दिया जाता है और दिस वोटिंग सिस्टम विल हेल्प टू कंट्रोल द मैनेजमेंट, यानी सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं और इसका मेन मोटिव है सर्विस मोटिव। These are the features what we say. That means the main features are it's a voluntary membership है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, नहीं there is no force for it. लीगल स्टेटस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी है इसका, और कंट्रोल विल बी बेस्ड ऑन द वोटिंग सिस्टम और वन मेंबर वन वोट एंड द सर्विस मोटिव है। सो इसी आधार पर अगर मेरिट देखेंगे, जो फीचर्स देखे उसी आधार पर मेरिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली नज़र आ रहा है हम लोगों को कि एक तो है कि इक्वालिटी है वोटिंग राइट्स में, लिमिटेड लाइबिलिटी है और स्टेबल एग्जिस्टेंस रहेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड बाय लॉ है, तो एज़ पर द लॉ इट हैज़ अ सेपरेट एंटिटी। सो मेंबर डेथ होने से या मेंबर रिटायर होने से, मेंबर बाहर जाने से कोई इफेक्ट नहीं होती है, इसका एग्जिस्टेंस रहेगा फॉर ए लॉन्ग पीरियड, कोई भी आते रहेगा जाते रहेगा इसमें, इसलिए इट हैज़ ए लीगल एग्जिस्टेंस एंड सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा। इसी कारण से ये इसका एग्जिस्टेंस स्टेबल रहेगा, ये एक हमारे लिए मेरिट है। और इकोनॉमी इन ऑपरेशन है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब ये सर्विस मोटिव है ना, तो नॉट फॉर अर्निंग द प्रॉफिट, तो इसलिए ये इसका मेन मोटिव है इकोनॉमिक, मतलब प्रॉफिट नहीं है और सर्विस मोटिव है। और समटाइम्स फॉर दिस काइंड ऑफ दिस वन गवर्नमेंट विल गिव सम सपोर्ट टू दी सोसाइटीज़ टू एंकरेज देम टू फॉर्म दी एसोसिएशंस। इससे एसोसिएशंस फॉर्म करने से गवर्नमेंट को भी कुछ बेनिफिट मिलती है, गवर्नमेंट भी एंकरेज करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक गिविंग देम सब्सिडीज एंड ऑल, सो दैट व्हाट द बेनिफिट दे कैन गेट। और इसको सेटअप करना बहुत आसान है, लेकिन लिमिटेशंस में फिर वही है, लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे क्योंकि कम मेंबर्स रहेंगे, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होगा क्योंकि मेंबर जो ज्वाइन कर रहे हैं दे मे नॉट हैव ए परफेक्शन इन ऑपरेशन और नॉट, और लैक ऑफ सीक्रेसी है, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं रहेगा, ओपनली हमें सबसे डिस्कस करना होगा क्योंकि इट्स बेनिफिट फॉर ऑल, तो सब अकाउंटेबल है, सो एवरीथिंग इज़ ओपन होगा। और इस पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा क्योंकि व्हेन द गवर्नमेंट वांटेड टू गिव सब्सिडीज एंड ऑल, somewhere the other way the government will have a control on it and the people will have a different opinion, यानी कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप रहेगा। तो ऑफकोर्स ये कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप तो बहुत कॉमन है, जहाँ पे 2 और मोर पीपल ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होते रहेगा, बट स्टिल that is what we can do, we can form these associations. Now what are the types of cooperative societies we can start? एक तो cooperative societies है जो स्टार्ट कर सकते हैं हम, वन इज़ कंज्यूमर, एक तो कंज्यूमर के लिए है। Consumer cooperative societies means here the members who are joining here are all are consumers, यानी सिमिलर गुड्स को कंज्यूम करने वाले एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं ग्रोसरी आइटम्स लेना है हमें, तो ऑल द पीपल जॉइन द एसोसिएशन एंड दे विल बाई, ऑल द पीपल विल बाई द ग्रोसरी आइटम्स। सो यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जो एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है कंज्यूमर्स पूरे मिलके, उसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं। दूसरा है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी प्रोड्यूसर्स भी हमारा एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, दूसरे से बार्गेनिंग पावर को कम करने के लिए या रॉ मटेरियल चीप क्वालिटी में लेने के लिए, चीप इसमें लेने के लिए द प्रोड्यूसर्स कैन फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दिस सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू गेट द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर्स का जो रिक्वायरमेंट होगा, जो प्रोडक्ट्स होंगे फार्मर्स के फार्मिंग के लिए, टू गेट ऑल दोज प्रोडक्ट्स, these associations are formed. You can see nowadays most of the villages are having these cooperative societies. If you go to a village, definitely you will find these societies. They'll have cooperative societies for the purpose of farmers
एक तो है उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, या तो दूसरा होगा एक दूसरे को मदद करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस यू फाइंड दीज इश्यूज इन विलेजेस, रूरल एरियाज। विलेज पीपल दे विल हैव ए कॉमन इंटरेस्ट, उनको फार्मिंग करने के लिए सबको प्रोडक्ट्स चाहिए, सो दे फार्म, ऑल द फार्मर्स विल फॉर्म एन एसोसिएशन। जो प्रोडक्ट्स वो खरीदना चाहते हैं वो डायरेक्टली दे हैव ए लिंक विद द मैन्युफैक्चरर, सो कम रेट में लेने के लिए फार्मर्स ज्वाइन करते हैं। और जैसे ही आप लोगों को पता है फार्मिंग करने के लिए कभी कभी इनको क्रेडिट या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो दे विल ज्वाइन एज एन एसोसिएशन फॉर इवन क्रेडिट कोऑपरेटिव के लिए, यानी एक दूसरे को क्रेडिट करने के लिए, एक दूसरे को पैसे की मदद करने के लिए। सो दैट इज़ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और हाउसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, यानी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी हम लोगों को सारे कस्टमर्स यानी मेंबर्स, दोज हु आर इन नीड ऑफ होम, दोज हु आर इन नीड ऑफ हाउसेस विल फॉर्म एन एसोसिएशन एंड दे कंस्ट्रक्ट द हाउसेस बाय कंट्रीब्यूटिंग द अमाउंट, बाय पेइंग इन इंस्टॉलमेंट में, या किसी तरह से बेनिफिट डिराइव करने के लिए वो हाउसिंग के लिए सोसाइटीज़ फॉर्म करते हैं। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैन बी फॉर्म फॉर डिफरेंट सिचुएशंस लाइक फार्मर्स। ज़्यादातर हम विलेजेस में देख सकते हैं जहां आपको ये सोसाइटीज़ बहुत सारे मिलेंगे। सो दिस इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ forms of business. In my next class I'll be discussing about the company, about the next business organization, that is about the company.